सर मेरे को पक्का नहीं है अभी, बट शायद से मेरी अपनी क्लास में फिजिक्स में सेकंड या हाईएस्ट आया है, सेकंड हाईएस्ट? ओके। या सेकंड सेकंड या या हाईएस्ट? इसमें तो अभी पक्का नहीं पता। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। सर। अच्छा पेपर हो गया, ठीक है। अच्छी सी कॉन्फिडेंस के साथ आगे पढ़ोगे तो सारा ठीक रहेगा। यस। कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए होता है, हाँ। तो देखो रेजोनेंस क्या होता है हमारा। यहाँ पे हम सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए हम एग्जांपल बनाए और सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसके लिए जो हमने करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने करंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ई नॉट बाई जेड, और जेड का फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और एक्सी एंड एक्सी एक्सएल जो है, इसकी वैल्यू जो है ओमेगा पे डिपेंड करती है। तो ये इसे भी यदि हम पुट कर दें, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सी हो गया 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अब ओमेगा को चेंज हम करेंगे तो करंट एम्पलीट्यूड जो है चेंज होगा। और किस तरह से चेंज होगा, यदि इसका ग्राफ भी बनाए हम, यदि इसका हम ग्राफ बनाए करंट एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा, आई नॉट वर्सेस ओमेगा, तो यहाँ पे देखो ओमेगा का वैल्यू जीरो पुट करने पे वैल्यू क्या आएगा? तो डिनोमिनेटर में ओमेगा एल जीरो हो जाएगा, 1/ओमेगा सी इंफिनिटी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा इंफिनिटी, तो करंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा जीरो। मतलब ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा। ओमेगा का वैल्यू इंफिनिटी पुट करे तो 1/ओमेगा सी जीरो हो जाएगा, लेकिन ओमेगा एल इंफिनिटी हो वापस। जाएगा, तो ये फिर से इंफिनिटी होकर फिर से जीरो हो जाएगा। इसका मतलब शुरू में भी जीरो है, बाद में भी जीरो है। इसका मतलब करंट एम्पलीट्यूड पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, और ये इंफिनिटी पे जाके जीरो। तो ओमेगा को चेंज करने से करंट एम्पलीट्यूड जो है चेंज होगा। एक ऐसा ओमेगा होगा जिसपे कि करंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो जब हम अप्लाइड सोर्स का फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो करंट एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। और कब ये मैक्सिमम कब होगा, यदि इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा वैल्यू? देखो, फॉर आई नॉट टू बी मैक्सिमम, आई नॉट टू बी मैक्सिमम, डिनोमिनेटर को मिनिमम होना चाहिए, उसके लिए 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल जीरो। इसे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 1/एल। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/√एल, और इसे ओमेगा नॉट लिखें। अब देखो, लास्ट चैप्टर में हमने एक एलसी ऑसिलेटर किया था, क्या उसका भी ओमेगा यही होता था 1/√एल सी? यस। तो फिर एलसी जो सर्किट था ना, एलसी ऑसिलेटर, उसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सर्किट। उसमें हम्म। चार्ज जो है दोनों डायरेक्शन में ऑसिलेट करता रहेगा, तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और जब अप्लाइड सोर्स का फ्रीक्वेंसी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास जाएगा तो करंट एम्पलीट्यूड विल बिकम मैक्सिमम। जिस इसी इसी फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा नॉट का वैल्यू है 1/√एल। और जब हमने 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल को जीरो कर दिया तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? देखो, सिर्फ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो करंट एम्पलीट्यूड है फॉर दिस ओमेगा, फॉर दिस ओमेगा
करंट एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई आर। ये हमारा हो गया ओमेगा नॉट का वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई 2 पाई। ये हो गया 1/2 पाई इंटू 1/√L। तो एफ का हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एफ का नाम हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट जो है हर्ट्ज होगा, जबकि इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी प्रॉब्लम में एनसीईआरटी में देखोगे उसमें लिखा हुआ रहेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लेकिन हो सकता है यूनिट उसमें रेडियन पर सेकेंड हो। इसका मतलब वो एफ नहीं है, ओमेगा है। आई बात समझ में? तो यूनिट से हम पता करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी गिवन है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओके। जब हमारा करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/√LC। उस केस में करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा जिसकी वैल्यू है ई नॉट बाई आर। तो हमारा ये जो वैल्यू है ये हो गया ई नॉट बाई आर। ठीक ठीक है। है। और ये यस। कब मैक्सिमम हुआ, जब हमारा 1/ω c - ω L इजकल टू 0 है। और 1/ω c क्या है, XC। और XL ओमेगा एल क्या है, XL। इसका मतलब जब XC और XL इक्वल होता है उस समय तुम्हारा करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि XC इजकल टू XL। जब रेजोनेंस हो रहा हो उस समय XC और XL का वैल्यू क्या होगा, हमारा सेम होगा। और यदि हम tan फाई निकालें, tan फाई, तो tan फाई का फॉर्मूला था XC माइनस XL बाई आर। तो XC XL इक्वल है, तो एट रेजोनेंस करंट और वोल्टेज का फेज सेम हो गया। सेम हो जाएगा। एट रेजोनेंस XC इजकल टू XL, तो हमारा tan फाई हो जाएगा 0। तो फाई हो जाएगा हमारा 0। इसका मतलब जो है करंट जो है वोल्टेज के साथ सेम फेज में है। करंट विल बी इन सेम फेज विद वोल्टेज। ठीक है। यस। तो एक चीज ये याद रखना है कि XC और XL दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब देखो हम यहाँ पे एक प्रूव करेंगे, जो कि प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, कि जब सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस हो रहा हो उस केस में कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका सम 0 होगा। जो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज है उसका सम 0 होगा। प्रूव दैट इन सीरीज LCR सर्किट सम ऑफ। नहीं, वैसे जो हमारा सिलेबस है उसमें एलसीआर सर्किट पैरेलल में तो नहीं है ना। हाँ पैरेलल में नहीं है, लेकिन उसको हम पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम है तो आ सकता है। सम ऑफ वोल्टेज बीएमसी में पढ़ाया उन्होंने, नहीं सर। नहीं पढ़ाया। वैसे किरॉट। सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L and C is 0 at resonance। रेजोनेंस के टाइम पे L और C के क्रॉस जो वोल्टेज का सम है
वो जीरो होगा, इसे हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? वी सी प्लस वी एल। तो जो हमने सीरीज एलसीआर सर्किट का इक्वेशन बनाया है, इसमें तुम देखोगे हमने कहाँ पे पढ़ा है ये। फिर इसको ऊपर ही बनाया है। हाँ, इधर ही नीचे। हाँ यहाँ तो हमने एल के क्रॉस देखो वोल्टेज क्या लिखा है, वी एल ओ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और सी में माइनस पाई बाई टू है ना ये। हाँ। हम ये वी सी प्लस वी एल कर देंगे। सी में हो जाएगा वी सी ओ साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसमें पाई बाई टू पीछे होता है हमारा, और एल में आगे होता है वी एल ओ साइन ओमेगा टी प्लस पाई। VCO का वैल्यू हो गया आई नॉट इंटू एक्सी, और ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा होता तो कॉस थीटा, लेकिन ये साइन थीटा माइनस 90 है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और सेकेंड टर्म हो जाएगा आई नॉट एक्सएल साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ओमेगा टी प्लस। और जो इंडक्टिव होता है, हाँ, तो इंडक्टिव सर्किट बाय टू से लैग करता है ना। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, और कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे। देखो मैं यहाँ डायग्राम जो हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे बेसिक में देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, फिर ठीक ये है, ओके। देखो एसी वोल्टेज विद कॉइल, तो इसमें हमारा करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। और ठीक है। कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर, इसमें करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। तो जो सीरीज एलसीआर सर्किट कर देते हैं हम तीनों को एक साथ, यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो करंट का फेज और रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम फेज में है। जो सी के क्रॉस वोल्टेज है वो पाई बाई टू पीछे है करंट से, और जो एल के क्रॉस वोल्टेज है वो पाई बाई टू आगे है। और करंट का फेज हम लेते हैं ओमेगा टी प्लस पाई, इस इक्वेशन। क्लियर? अब यहाँ पे हम कॉमन ले लें, आई नॉट भी कॉमन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी कॉस ओमेगा टी प्लस। अब हमें मालूम है कि रेजोनेंस के टाइम पे एक्सी और एक्सएल इक्वल होता है, तो हम ये पुट कर देंगे एट रेजोनेंस एक्सी इजकल टू एक्सएल। ये पुट कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो वी सी प्लस वी एल का वैल्यू क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर के क्रॉस यदि वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है सेम वैल्यू से डिक्रीज कर जाएगा। इंस्टैन्टेनियस वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। यस सर। तो इस तरह से हमने डायग्राम में भी देखा था कि जो दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, सी के क्रॉस वोल्टेज और एल के क्रॉस वोल्टेज बिल्कुल अपोजिट फेज में होता है। हमने यहाँ पे देखो है ना डायग्राम में हमारे।
हाँ, ये जो डायग्राम है देखो, एल एल ओ और वी सी ओ को देखो, ये दोनों अपोजिट है, तो दोनों का फेज बिल्कुल अपोजिट है। मतलब एक के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो दूसरे के क्रॉस डिक्रीज करेगा, ये तो ऑलवेज ही होगा। और जब एक्सी एक्सएल इक्वल हो जाए तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, हम्म। ठीक तो है उस सर। केस में क्या होगा कि तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है, प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि जब रेजोनेंस हो रहा हो तो सीरीज एलसीआर सर्किट में एल एंड सी के क्रॉस वोल्टेज का सम क्या होगा, जीरो होगा। तभी तो उसके क्रॉस करंट रन करेगा ही नहीं, तो उसे हटा देते हैं फिर सर्किट से। नहीं, हाँ, उसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट खत्म हो गया हमारा हाँ वही। वोल्टेज में, इसलिए हमारा करंट एम्पलीट्यूड जो है वो ई नॉट बाई आर आ जाता है। क्वेश्चन। करंट उसमें फ्लो कर रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है वो नेट वोल्टेज जीरो हो गया। जब वो दोनों सीरीज में होते हैं। हाँ, सीरीज में है तो करंट नहीं, पैरेलल में भी फ्लो करते हैं, अभी दिखाएंगे, मैं पैरेलल में भी फ्लो करें, पैरेलल में भी करेंगे। पैरेलल में भी करते हैं, उसमें बताऊंगा कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है। फिर सर जब अब सीरीज नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा, पैरेलल में भी दोनों का नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज जीरो नहीं होता है, करंट जीरो हो जाता है। लेकिन अब मैं बताऊंगा वो सर्किट में कैसे फ्लो करता है, अभी कैसे एक्सप्लेन करें। तो ये हमारा हो गया रिजोनेंस। अब यहाँ पे एक टॉपिक है, दो डिफिनेशन है, बैंड विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। बैंड विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। सर मैंने कल आपको सिलेबस भेजा था, आपने देख लिया था? हाँ, मैंने देख लिया, रे ऑप्टिक्स तक है ना। हाँ जी सर, वहाँ हाँ पे तो स्टार्ट रही हाँ, ये है। हो ही जाएगा हमारा एसी कंप्लीट करने के बाद, ईएमडब्ल्यू तो कुछ है ही नहीं उसमें, एक दिन ही मैक्सिमम है, उसके बाद रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो कितने मतलब इस वीक के बाद हो जाएगा खत्म? हाँ हाँ, खत्म हो जाएगा। इसमें हमारा ये हो गया, पैरेलल भी हो जाएगा, हो सकता है पावर भी कर देखते हैं, उसके बाद एक क्लास और लगेगा थ्योरी में, और क्या, पावर के बाद तो खत्म ही, उसके बाद प्रॉब्लम ही है जो भी। ठीक है। बैंड विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर क्या होता है देखो, यदि हम करंट एम्पलीट्यूड वर्सेज ओमेगा का ग्राफ फिर से बनाए हम सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए, तो इसका ग्राफ हमारा इस तरह से, ओमेगा इंक्रीज करेंगे, करंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज कर जाए। तो जब हमारा ओमेगा का वैल्यू बिल्कुल ही ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए, उसमें करंट एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू क्या होता है, ई नॉट बाई आर। ठीक है। अब समझोगे, जैसे तो एग्जांपल से मैं बताऊं, अब जैसे चैनल में हम, टीवी में हम चैनल चेंज करते हैं ना, तो अब तो डिजिटल आ गया, उसमें एक बटन दबाओ सीधे चैनल चेंज हो जाता है। पहले क्या होता था, उसमें एक, हम उसको रोटेट करना होता है, एक बटन होता था जिसको हम रोटेट करते थे। रोटेट करने से क्या होता है, सर्किट का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा उसी फ्रीक्वेंसी को सर्किट रिसीव करेगा। तो जब तुम्हारा बिल्कुल ही रेजोनेंस हो जाएगा तो सिग्नल रिसीव बेस्ट क्वालिटी का होगा, उस समय बिल्कुल ही सही क्वालिटी की पिक्चर आएगी। लेकिन जब उसके आसपास भी तुम्हारा चैनल सिग्नल कैच होने लगा, तो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ पिक्चर आने लगेगा। जी। आई बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए, तब तो बिल्कुल परफेक्ट रेजोनेंस हो गया। लेकिन जब ओमेगा का वैल्यू इसके आसपास भी हो जाए, तब भी हमारा करंट एम्पलीट्यूड इतना अधिक हो जाएगा, पावर इतना अधिक आ जाएगा कि हमारा काम उससे चल जाएगा, तो हम कहेंगे हम्म, कि रेजोनेंस हो गया हमारा। ठीक है। तो वो कब होगा, तो उसका क्या डिफिनेशन है कि जब पावर जो है एवरेज पावर का हाफ हो, जो पावर है वो मैक्सिमम एवरेज पावर का हाफ हो, उस समय हम कहेंगे कि रेजोनेंस होने लगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो चुका है।
हम्म। और जब पावर जो है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो जब पावर हाफ होगा तो करंट एम्पलीट्यूड जो है वो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, Yes, yes. तो उस केस में क्या है कि देखोगे यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाए, जब हमारा एवरेज पावर मैक्सिमम एवरेज पावर के हाफ होगा, तो उस समय जो करंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड का YouTube. 1/√2 टाइम्स होगा। और ये जो करंट एम्पलीट्यूड है वो 2 ओमेगा पे पॉसिबल है। तो जब हमारा सोर्स का फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में आ जाए तो हम कहेंगे रेजोनेंस जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो डिफरेंस है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 में, इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। हम्म। आई बात समझ में? Yes. तो बैंडविड्थ क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर सोर्स के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कौन सा, जिस जिस ओमेगा पे तुम्हारा जो एवरेज पावर है वो मैक्सिमम एवरेज पावर का हाफ है, हम्म। उसमें जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो मैं इसका Yes. डेफिनेशन लिखा देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन difference between angular frequency of source, angular frequency of source at which average power is half of maximum average power, maximum average power is called band. When P average is half of P average max, then उस समय तुम्हारा I0 ये होगा 1/√2 I0 मैक्स। तो हमारा जो बैंड विड्थ है डेल ओमेगा, बैंड विड्थ हो जाएगा हमारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है R/L। इसका डेरिवेशन भी है पर उसका कोई यूज है नहीं हमारे। तो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो बैंड विड्थ का फॉर्मूला आ जाएगा R/L। ठीक है। अब Yes, नेक्स्ट sir. है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मतलब है कि दो अलग अलग सर्किट हो, तीन सर्किट हो, तो जिस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उसमें रेजोनेंस की क्वालिटी ज्यादा अच्छी आएगी। और उसका उसका डिफिनेशन क्या है? यह रेशियो है, किसका रेशियो है? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा 0, उसे डिवाइड कर देंगे हम बैंडविड्थ से। ये जो रेशियो आएगा इस रेशियो को ही बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। और जिस रेजोनेंस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर है उसकी रेजोनेंस उसमें अच्छी होगी। सर आप एक बार और रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आया। डिफरेंस ऐड कर। क्वालिटी क्वालिटी फैक्टर से दो सर्किट है, तीन सर्किट है, हमें बताना कि किसमें रेजोनेंस जो है ज्यादा अच्छा होगा। तो हम्म। जिस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर है उसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा। और क्वालिटी फैक्टर का डिफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? ओमेगा 0 को डेल ओमेगा से डिवाइड करते हैं। अच्छा। तो ये बताता है कि किस सर्किट का रेजोनेंस जो है अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन
sharpness of resonance. It is defined as Q equal to omega naught divided by 2 del omega बैंडविड्थ। यहाँ पे मैंने एक गलत लिखा है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा। ये जो पूरा जो है ना, इसको 2 डेल ओमेगा बोल, 2 डेल ओमेगा। ये पार्ट होता है डेल ओमेगा और ये भी पार्ट है डेल, तो टोटल डिफरेंस होता है 2 डेल और इसका वैल्यू होता है आर बाई एल। अब हमें ओमेगा नॉट इसका बैंडविड्थ का वैल्यू पुट कर दे, तो ये हो गया ओमेगा नॉट और ये हो गया आर बाई एल। तो हमारा क्वालिटी फैक्टर हो गया ओमेगा नॉट एल बाई आर। ये भी ये बेसिक फॉर्मूला हो गया हमारा, बेसिक डिफिनेशन। वैल्यू पुट करने के बाद ये फॉर्मूला आया और इसमें पुट कर दोगे ओमेगा नॉट का वैल्यू, ये बन जाएगा हमारा एल बाई आर। एल एल का एल बाई, ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया एल सी आर के टर्म्स। अब यहाँ पे देखो डायग्राम से समझोगे, यदि मैं सर्किट का जो रेसिस्टेंस है उससे डिक्रीज कर दूं तो क्या हो। तो जो ओमेगा नॉट है उस रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो उस सर्किट का ओमेगा नॉट सेम रहेगा, मतलब कि वह फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है वो सेम रहेगा। लेकिन जो करंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट बाई आर, वो इंक्रीज कर जाएगा। यस सर। और बैंड विड्थ क्या है, आर बाई एल। आर को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो बैंड विड्थ भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका यदि हम एक दूसरा डायग्राम बनाए तो डायग्राम कुछ हमारा इस टाइप का था। इस तरह से ये हमारा, इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस है R2 और इसको हमने डिक्रीज कर। तो यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, बैंडविड्थ डिक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे रेजोनेंस जो है मोर शार्पर है। फर्स्ट वाले केस में फिर वही मैं एक एग्जांपल दूं कि हम चैनल चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या हुआ कि जो पिक्चर की क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्लियर होगी और फिर क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में बिल्कुल ही फास्ट, तुरंत क्लियर हो जाएगा और क्वालिटी ज्यादा बेटर आएगी, क्योंकि उसमें आई नॉट का वैल्यू ज्यादा है, आई नॉट मैक्स का वैल्यू ग्रेटर है। तो सेकेंड वाले केस को कहेंगे कि रेजोनेंस मोर शार्पर है। इसको मैं यहाँ पे लिखा भी देता हूँ, व्हेन आर डिक्रीज, तो हमारा जो आई नॉट मैक्स है इसका इंक्रीज कर। फॉर्मूला है ई नॉट बाई आर, ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा। जो हमारा बैंडविड्थ है 2 डेल ओमेगा आर बाई एल, ये डिक्रीज कर जाएगा।
जो हमारा रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1/√LC, ये सेम रहेगा। और जो क्वालिटी फैक्टर है 1/R√L/C। फिर बैंडविड्थ का फॉर्मूला टू टू डेल। टू डेल ओमेगा है, और इसका होता है R/L के। ये इंक्रीज कर जाएगा, और इसको कहेंगे कि रेजोनेंस बिकम मोर शार्प। रेजोनेंस बिकम शार्प। फिर आप एक मिनट ऊपर कर सकते हो थोड़ा सा। कर रहा हूँ। और ऊपर तो एक बार जो आपने डेल ओमेगा लिखा था ना वो दिखाना। यहाँ पे डायग्राम को देखो, ओमेगा नॉट जो है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों डेल ओमेगा है। तो हाँ टोटल डिफरेंस जो है वो 2 डेल ओमेगा, ओमेगा 2 - ओमेगा। ठीक है। ओमेगा का ओमेगा 1 ओमेगा 2 से डिस्टेंस सेम रहेगा। हाँ, वो सेम रहता है। ठीक है। ओके। ऑलमोस्ट, मतलब कि बिल्कुल सेम नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहता ठीक है सर। है। ये हमारा ये डिफिनेशन से रिलेटेड है, और उसमें कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा पैरेलल LCR सर्किट। फिर इसको एक मैं, मिनट ये वाला नोट कर रही थी और ठीक है, आगे। कर लो। VMC में अभी AC चला रहे हैं कि EMW? AMW। EMW तो एक दो क्लास में खत्म ही हो जाएगा, फिर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर। फिर एसी काफी पहले स्टार्ट करा दिया था एग्जाम से भी पहले। हाँ, वो तो बात और एसी के जो वर्कबुक वगैरह के क्वेश्चंस थे वो सब क्लासेस में ही करा दिए थे। है। क्यों? घर आके तो टाइम मिलता ही नहीं था, घर आके तो मैग्नेटिज्म पढ़ना होता था पेपर के लिए। हाँ। तो EMW जो है इजी है, उसमें देख लेना, उसमें मुझे पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, उसमें कुछ है नहीं। आप बहुत कम चीज है हाँ, AMW उसमें में। तो कुछ है ही नहीं। और सर सर थर्ड को ना मेरा पेपर है। वो जेई पैटर्न जेई एडवांस बेस्ड पैटर्न पे का है थर्ड को पेपर संडे को। इसी तो थर्ड को। हाँ उसमें ना बस सर वही है कि अभी तक जितना भी है 12th में सोफा वो सब वापस आ रहा है। अच्छा, सारा सिलेबस सुना। हाँ वो कह रहे हैं कि बस पैटर्न एडवांस का है, लेवल मेंस का होगा। ओके, ठीक। तो एक बार ना मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की जो आपने शीट दी थी वो कर लेती हूँ। हाँ, ठीक। तो आपसे डाउट्स वगैरह पूछ लूंगी उसके। ठीक। हम्म, हो गया सर ये। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट मैं कराता हूँ पैरेलल LCR। तो पैरेलल LCR सर्किट का हम डायग्राम बनाए हैं। एक हो गया हमारा रेसिस्टेंस, एक हो गया कैपेसिटर, एक हो गया कॉइल। यहाँ पे हो गया AC सोर्स। ये हो गया रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल। ई इक्वल टू हो गया E0 साइन ओमेगा। यहाँ पे जो करंट है हमारा रेसिस्टेंस में फ्लो कर रहा है IR, कैपेसिटर में फ्लो कर रहा है IC, और L में फ्लो कर रहा है IL। तो टोटल करंट हमारा है I। अब यहाँ पे देखो, हम तीनों का इक्वेशन लिखेंगे तो IR क्या होगा, फॉर रेसिस्टेंस के लिए लिख लेते हैं फॉर R। तो करंट एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस के क्रॉस तो वोल्टेज वही है E0 साइन ओमेगा टी, पैरेलल में है ना हमारा ये। तो इसके क्रॉस तो डायरेक्ट सोर्स कनेक्टेड है, तो करंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा E0/R हो जाएगा।
जो रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है उसको एस सी और एल से मतलब ही नहीं है। इसमें तो हम्म। करंट वो फ्लो करेगा जो उसके एन के क्रॉस वोल्टेज है, उसके एन के क्रॉस वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो ये हो जाएगा आई आर नॉट साइन, और वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी टू ओमेगा टी। फॉर सी, ये हो जाएगा आई सी ओ ई नॉट बाई एक्स सी। और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आगे होता है ना हमारा, वोल्टेज पीछे। Yes, तो ये हमारा हो जाएगा आई सी ओ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। और एल के लिए, और एल आई एल ओ, ये हो जाएगा हमारा ई नॉट बाई एक्सएल, और इसमें करंट पीछे, ये हो जाएगा आई एल ओ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। अब यहाँ पे हम वोल्ट सीरीज में वोल्टेज को ऐड करने से टोटल वोल्टेज मिलता है, पैरेलल में करंट को ऐड करने से, इंस्टेंटेनियस करंट को ऐड करने से हमें टोटल करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा। तो नाउ आई इक्वल टू हो गया आई आर प्लस आई सी प्लस आई एल। तो आई आर हो गया हमारा आई आर नॉट साइन ओमेगा टी, आई सी हो गया आई सी ओ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। yes. और ये हो गया आई एल ओ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। तो हम फेजर डायग्राम से ऐड करेंगे। उसको, हाँ, इसको उसी डायग्राम से ऐड करें। ठीक है। इसको भी हम फेजर डायग्राम से ही ऐड करें। तो पहले हम बना लेते हैं रेसिस्टेंस के लिए। ये हो गया आई आर ओ, ठीक है। और जो हमारा वोल्टेज है वो भी सेम फेज में, ए नो आई सी ओ। अब देखो हमने जो एसी बनाया, सीरीज बनाया था, उसमें हमने एक्सी को ग्रेटर लिया था। यहाँ पे भी एक्सी को हम ग्रेटर ले, तो आईसीओ का वैल्यू है ई नॉट बाई एक्सी। तो यहाँ पे आईसीओ जो है स्मॉलर हो जाएगा, होगा ऐसा। हाँ जी। तो यहाँ पे आईसीओ का वैल्यू जो है स्मॉलर हो जाएगा, और आई एलओ का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा। अब हम तीनों को ऐड कर दें, तो हमारा डायग्राम बन जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आई एल ओ माइनस आई सी ओ। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई एन नॉट माइनस आई सी यू होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया हमारा आई नॉट। हम्म। तो हमारा आई नॉट स्क्वायर हो गया आई आर ओ स्क्वायर प्लस आई एल ओ माइनस आई सी ओ। वहां पे जिस तरह से हमें वोल्टेज में मिलता था, यहाँ पे हमें करंट एम्पलीट्यूड में रिलेशन मिल गया। हम्म। अब इसी को हम आई आर ओ को हमने लिखा है ई नॉट बाई आर, ये है ई नॉट बाई एक्सएल,
ये है ई नॉट बाई एक्स सी, ई नॉट स्क्वायर। ये है आई। अब इसको हम लिखेंगे आई नॉट को क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं, ई नॉट 1/r² प्लस 1/xl माइनस 1/xc का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/z, हम वैल्यू पुट करेंगे इसे 1/r² 1/xl माइनस 1/xc। तो हमारा आई नॉट का वैल्यू क्या हो गया, ई नॉट बाई जेड। तो फॉर्मूले को हम उसी फॉर्म में ले आए जो पहले था। पहले हमारा भी था ई नॉट, आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई जेड, यहाँ भी आई नॉट का वैल्यू हमने लिखा ई नॉट बाई जेड। लेकिन यहाँ पे जेड का फॉर्मूला नहीं है, 1/z का फॉर्मूला क्या है, तो सब कुछ उल्टा हो गया। आर की जगह हो गया 1/r, एक्सएल की जगह पे 1/xl, एक्सी की जगह पे 1/xc। आई बात यस समझ सर। में। और फेज डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फेज डिफरेंस हमारा हो गया पाई। यहाँ पे tan फाई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हाँ। नाउ tan फाई, तो tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, देखो क्या है हमारा यहाँ पे, तो ये है ILO माइनस ICO। हम्म। ये है ILO माइनस ICO डिवाइड बाय IR। ये हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सएल, ये हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सी, ई नॉट बाई आर। tan फाई का फॉर्मूला हो गया 1/xl माइनस 1/xc डिवाइड बाय 1/r। हमने अपने इक्वेशन में xc को मैंने xl से ग्रेटर ले रखा है। अब जब xc को हम ग्रेटर लेंगे तो 1/xc स्मॉलर हो जाएगा, तो tan फाइव पॉजिटिव आया, मतलब फाइव पॉजिटिव आया। और फाइव पॉजिटिव आया तो यहाँ डायग्राम में देखो, आई नॉट हमारा करंट है, ई नॉट हमारा वोल्टेज है, तो इसमें करंट पीछे हो गया। हाँ जी। तो हमारा करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो करंट का इक्वेशन वो हमारा बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस फाइव नहीं लिखेंगे, माइनस फाइव लिखेंगे हम। -5। तो जब एक्सी एक्सेल से ग्रेटर हो तो सीरीज में तो करंट जो है लीड करेगा, लेकिन पैरेलल में करंट जो है लैग कर जाएगा। और यदि सिर्फ फॉर्मूला याद रखना हो तो जिस तरह से सीरीज मैंने बनाया, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था, उसी तरह से हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना चाहें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से। हमारा ये एंगल हो गया पाई, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ये हो जाएगा 1/z, ये हो जाएगा आर की जगह पे हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा 1/xl माइनस 1/x। इससे तुम्हारा जेड का भी वैल्यू मिल जाएगा, 1/z का वैल्यू भी, और tan फाइव का वैल्यू भी मिल जाएगा। यहाँ पे 1/z पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, √1/r² 1/xl माइनस 1/x का हो। और tan फाइव, तो ये हो जाएगा हमारा, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे ना। ये मैंने उल्टा लिख दिया, अच्छा हाँ, उसमें उल्टा नहीं। ये मैंने उल्टा लिख दिया।
इधर पे आएगा 1/xl माइनस 1/xc, और ये होगा 1/xl माइनस 1/xc डिवाइड बाई 1 बाई। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम सोर्स का फ्रीक्वेंसी जो है वह फ्रीक्वेंसी कर दे जिसपे कि सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस हो रहा था। इसका मतलब एक्सी और एक्सएल का वैल्यू हम इक्वल कर दें, तो उस केस में क्या होगा, तो वहां पे देखो 1/xl माइनस 1/xc जीरो हो जाएगा, तो करंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू फिर से हो जाएगा E0/R होगा। और यहाँ पे पहले ग्राफ भी बना लेते हैं। यदि यहाँ पे भी हम एक ग्राफ बनाए, I0 वर्सेज ओमेगा, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूं कि I0 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E0/Z, और 1/Z का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट। फिर सेम नहीं बनेगा ग्राफ? नहीं, सेम नहीं बनेगा। 1/xl माइनस 1/xc का होल स्क्वायर। ये यहाँ इंटरनेट। पे देखो ओमेगा का वैल्यू जीरो पुट करोगे, तो 1/xl माइनस 1/xc, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्सी, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका स्क्वायर का वैल्यू, अच्छा, तो तो ये करंट एम्पलीट्यूड हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे वापस तो इन्फिनिटी। इसका वैल्यू फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब अपवर्ड पैराबोलिक बनेगा। हाँ, अच्छा, और जब रेजोनेंस की कंडीशन आएगी तो तब करंट लीस्ट हो जाएगा। तब मिनिमम हो जाएगा। हाँ जी, इसका ग्राफ जो है हमारा, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उस फ्रीक्वेंसी पे पैरेलल के केस में करंट एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम होगा, ओमेगा नॉट। ये हो गया 1/√LC, और ये हो गया E0/R, और ये जो है मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सी और एल और सी में जो करंट है, उस IC प्लस IL को ऐड करें तो देखो क्या होगा, IC और IL को हम ऐड करें इस फ्रीक्वेंसी पे तो क्या होगा। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको ना नोट करके, फॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, करंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा E0/R, और ये मिनिमम है। और इस केस में हम यदि एल और सी के क्रॉस जो करंट है, सी और एल में जो करंट है इंस्टेंटेनियस करंट, उसे ऐड करें, तो आई सी को हमने लिखा है I C0 साइन ओमेगा टी, इसमें प्लस π/2 है, और ये हो जाएगा ILO साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये हो जाएगा E0/XC कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ILO, नहीं इसको भी तो चेंज कर दें, ये हो जाएगा E0/XL, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे भी हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1/XC माइनस 1/XL कॉस ओमेगा टी, और हमारा जीरो हो जाएगा ये।
फॉर ओमेगा नॉट का वैल्यू 1/√LC, ओमेगा का वैल्यू हमारा 1/XC - 1/XL का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमारा IC प्लस IL 0 होगा। दोनों इंडिविजुअल 0 नहीं होंगे, बल्कि दोनों के करंट का जो सम है वो 0 होगा। इसका मतलब डायग्राम को यदि मैं समझो, यहाँ पे देखो, अब समझोगे जो तुम उसमें पूछ रहे थे, उससे हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि इस केस में नहीं, दूसरा डायग्राम लाना पड़ेगा मुझे। इस केस में यदि मैं डायग्राम बनाऊं, RCL एट रिजोनेंस, रिजोनेंस नहीं, इसको रिजोनेंस नहीं बोलेंगे हम, फॉर ओमेगा का वैल्यू 1/√LC। इस केस में देखो क्या होगा, जो करंट तुम्हारा IR में जा रहा है, रेसिस्टेंस में जा रहा है, वही करंट मेन करंट होगा। और हम्म। इसमें जो करंट है 0 हो जाएगा। वो ये आपस में ही फ्लो करता रहेगा। अच्छा। तो इसको हम I डैश कर देते हैं। तो C में जितना जा रहा है, वो डायग्राम में नीचे नीचे L से उतना ही करंट आ रहा है। तो सर अगर जंक्शन पे सारा करंट IR पे चला जाता है तो फिर ये आई नॉट कहाँ से आता तो है? I0 जो है वो IR0 के बराबर हो गया ना हमारा। I जो है ना वो IR के बराबर हो गया ना हमारा। इसलिए तो I0 का वैल्यू E0/R है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ये आई डैश कहाँ से आता है फिर करंट, ये आता कहाँ से अगर? क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज है ना, कैपेसिटर पे चार्ज है, कॉइल में भी करंट चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज है। अच्छा, वो ठीक है। उस पे ऑलरेडी चार्ज होके वो ऑसिलेट कर रहा है अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। उसको इस सर्किट से मतलब ही नहीं रहा। अच्छा, ये वही एलसी ऑसिलेटर वाला बन गया फिर। हाँ, ये वही बन गया, ये अपना वो ऑसिलेट करता रहेगा इस तरह से। तो इसमें क्या, इसमें क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब ओमेगा का वैल्यू 1/√LC कर दिया तो क्या कैपेसिटर से करंट 0 है? तो आंसर है नो, 0 नहीं है। कॉइल से करंट 0 है? नहीं, 0 नहीं है। इन अच्छा, दोनों से सम जो है करंट वो 0 होगा। ठीक है। इसमें आपस में ही करंट जो है वो आपस में ही फ्लो कर रहा है। हाँ, डायरेक्शन उल्टी है और करंट सेम है। जो करंट आज देखो, इस पॉइंट P को देखो, कैपेसिटर में करंट जा रहा है और L से करंट आ रहा है। तो यहाँ पे जंक्शन लगाएंगे तो 0 हो जाएगा ना हमारा। सर्किट को तो इसने कुछ दिया ही नहीं। और सर ये जो आई जो की आई। सर्किट का देखो, सोर्स का जो पार्ट है, सोर्स से तो करंट ऐसे गया, इधर गया, R में चला गया और इधर से वापस आ गया। अच्छा, तो इसने C और L को तो कुछ किया ही नहीं इसने। वो तो जो दोनों करंट फ्लो कर रहा है C और L में, आपस में ही करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है दोनों में सर। या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब ठीक P है। पॉइंट पे हम जंक्शन लगाएंगे तो सर्किट को कोई करंट नहीं पास करेगा। ना सर्किट को करंट देगा, ना सर्किट से करंट लेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, पैरेलल। तो कंसेप्ट समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए ना आए, पर यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं क्या कि हमने देखो, यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और वोल्टेज हमें मालूम है, तो तीनों में हमने करंट का इक्वेशन लिख लिया। रेसिस्टेंस में सेम फेज, एम्पलीट्यूड लिख लिया उसी तरह से। कैपेसिटर में करंट आगे, कॉइल में करंट पीछे, और पैरेलल में करंट ऐड होता है, ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पे भी तीनों का ओमेगा टी सेम है, तो हम उसको फेज डायग्राम से ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या याद रखना है कि सब कुछ सेम है। जेड को 1/Z कर देना है, आर को 1/L, 1/R, XC को 1/XC, XL को 1/XL।
और tan फाइव में भी वही था, एक्सी की जगह पे 1/xc हो गया, साइन उल्टा हो गया, एक्सी माइनस एक्सएल था, यहाँ पे 1/xl माइनस 1/xc आया। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जहाँ पे एक्सी एक्सएल से ग्रेटर है, सीरीज में तो करंट आगे होगा, लेकिन पैरेलल में वहीं पे करंट क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। समझ गई सर। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा हो गया पैरेलल एलसीआर सर्किट। अब मैं पावर भी पढ़ाई देता हूँ, फिर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टाइम तो हो गया वैसे, कल पढ़ाएंगे फिर उसको, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम होंगे हमारे असाइनमेंट में मैंने दे रखे होंगे, ठीक है। रेजोनेंस के, बैंडविड्थ के भी कुछ प्रॉब्लम होते होंगे, और पैरेलल के भी मुझे लगता है क्वेश्चन देख ही लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ, असाइनमेंट मैंने डाला था ना यहाँ। ये देखो पैरेलल का है ना क्वेश्चन, पैरेलल एलसीआर सर्किट, हाँ जी। ये पैरेलल के क्वेश्चन हो गए। ये अच्छा, ये एवरेज पावर तो हमने किया नहीं है, बस ठीक है। और ये सीरीज रेजोनेंस, देयर बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर के कुछ क्वेश्चन हो गए। सर वैसे आपने मेरे को भेजे नहीं असाइनमेंट अभी तक। क्या बोले? आपने असाइनमेंट नहीं भेजी? ये असाइनमेंट मैंने भेजी नहीं है, मैंने नहीं। इसको पीडीएफ में भेज रखा होगा, इसमें जब सोल्यूशन बताया था तो ऐसे अलग से नहीं भेजा है, इसमें मैंने सोल्यूशन वाला भेज रखा है, इसलिए मैंने नहीं भेजा। नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है ये ये। नहीं भेजा है जिसमें कि ये सारा कुछ मैंने बगल में लिख रखा है। नहीं नहीं, हमने फ्राइडे को करी थी ना, आपने फ्राइडे को नहीं भेजी। नहीं फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे से पहले कर रखी है। सर हमने फ्राइडे को करी थी, थर्सडे को तो पेपर ही था। नहीं नहीं, उससे पहले कर रखी है हमने ये। नहीं नहीं सर, हम फ्राइडे को करी थी, आपने फ्राइडे को मैसेज भी ड्रॉप किया था कि टुडे वी विल प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मैं भूल गया। अभी मैं दोनों एक इकट्ठे कर देता हूँ, कोई बात। ओके। हाँ जी। ठीक। थैंक यू सर। ओके।